अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी दुनिया में हर स्पीशी बदल रही है। वक्त के साथ साथ सब चेंज हो रहे हैं और इस चेंज होने के पीछे कुदरत का एक बहुत बड़ा हाथ है। कुदरत आहिस्ता आहिस्ता तमाम जानवरों और पौधों को बदलती जा रही है। इसलिए हमें पुराने ज़माने के जानवर आज से बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हम जब भी पुरानी फिल्में देखते हैं जो कि पुराने ज़माने के बारे में हमें बता रही होती हैं, तो वहाँ हमें बड़े बड़े जानवर नज़र आते हैं। लेकिन इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करना शुरू कर दिया है। हमें उतनी देर तो नहीं लगेगी जितनी कुदरत को लगती है किसी भी स्पीशी को चेंज करने के लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। लेकिन अब हम बहुत जल्दी स्पीशीज़ को बदल सकते हैं। इस फील्ड को बायो इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसका मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। कहने को तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी जानदारों की जा रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी आने वाले हैं। मैंने 5 से 6 वीडियोस पर एक पूरी सीरीज़ बनाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से हम मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं और हम अपने और दूसरी स्पीशीज़ के डीएनए को बदलने जा रहे हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम एक बहुत बड़े एक्सटिंक्ट एनिमल से। एक्सटिंक्ट का मतलब ऐसा जानवर जो कि अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है, मादूम हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ वुली मैमथ की। बहुत बड़े साइबेरियन हाथी आज भी हमें फिल्मों में नज़र आते हैं, जिनके दांत बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन आज ये हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है। हम इन्हें दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहती थीं। वो जंगलों में रहती थीं, समंदरों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, हर जगह पर बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ मौजूद थी जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अब इंसान ने ठानी है कि वो उन स्पीशीज़ को वापस लेकर आएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ आदात देना चाहता हूँ जो कि मैंने लिए हैं नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी से, और इन आदात में हमें बताया गया है कि इस वक्त हमारी दुनिया में 9.53 मिलियन स्पीशीज़, तकरीबन आप कह लें तो 1 करोड़ के करीब पौधे और जानवर और दूसरी स्पीशीज़ मौजूद हैं। लेकिन हम सिर्फ 1.2 मिलियन को अभी तक उनकी शनाख्त कर पाए हैं, हम उनको डिस्क्राइब कर पाए हैं। हमारी किताबों में सिर्फ 1.2 स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 करोड़ स्पीशीज़ हैं तकरीबन, और हमने सिर्फ 10 लाख के करीब उनकी शनाख्त की है। तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत छोटी हैं, जो कि बहुत छोटे स्केल पर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। हम इन स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि 9,53,000 के करीब स्पीशीज़ को हमने 94,000 जेनस में डिवाइड किया, और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ बनी 9,000, फिर उनके ऑर्डर्स बने 493, क्लासेस बनी 90, और फाइलम जो कि हम किताबों में बहुत पढ़ते हैं वो हैं हमारे पास 32। तो इस तरीके से हमने पूरी ज़िंदगी को दुनिया में क्लासीफाई किया, और उस क्लासिफिकेशन का जो पिरामिड है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक झटका देने जा रहा हूँ, 100 वोल्ट का झटका। छोटा सा ही झटका है वैसे, क्योंकि आपके ख्याल में इस वक्त जो दुनिया में स्पीशीज़ मौजूद हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं, कितनी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हमारी दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं आज तक? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कितनी हो सकती हैं? विकीपीडिया के मुताबिक हमारी दुनिया में, और विकीपीडिया की जब मैं बात करता हूं तो आप विकीपीडिया को हल्का ना लिया करें, क्योंकि विकीपीडिया में जब भी चीज़ें लिखी जाती हैं तो उनके नीचे रेफरेंसेस दिए जाते हैं, रिसर्च पेपर्स के बारे में बताया जाता है, और अगर आप उन रिसर्च पेपर्स में जाकर देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादातर बातें विकीपीडिया पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं और ठीक होती हैं। तो विकीपीडिया के मुताबिक 99% से ज़्यादा स्पीशीज़ हमारी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हमारी दुनिया में आज तक तकरीबन
5 बिलियन स्पीशीज मौजूद थी, आई हैं। 5 बिलियन, 5 अरब स्पीशीज हमारी दुनिया में आज तक आई हैं, जिनमें इस वक्त तो सिर्फ 1 करोड़ के करीब ही स्पीशीज हमारे पास मौजूद है। तो 99% से ज़्यादा स्पीशीज हमारी दुनिया से ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब इमेजिन कीजिए कि इनमें से कुछ स्पीशीज़ को अगर हम वापस ला सकें तो ये कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जुरासिक पार्क की मूवी आपने देखी, जिसमें माशाल्लाह आधे घंटे में हम जो डायनासोर को, जो कि करोड़ों साल पहले दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, उनको हम वापस ले, और बाकी 2 घंटे हम भागते रहे उनके आगे आगे। तो वापस लाने का ये नुकसान भी हो सकता है कि आपको ऐसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं जो अभी आपने कंसीव ही ना किए हों, आपने सोचे ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही साइंटिफिकली डायनासोर्स की ये मूवी, जिसे जुरासिक पार्क कहा जाता है, वो ठीक नहीं है, लेकिन आइडिया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम वूली मैमथ को वापस लाने जा रहे हैं। वूली मैमथ बड़े हाथी, बर्फानी हाथी, जिनके बड़े बड़े दांत थे, वो आज से तकरीबन 15,000 साल पहले ख़त्म हो गए। 15,000 साल पहले आपको वो दुनिया पर नज़र आते हैं। इनका वज़न, एक हाथी का वज़न 8 टन से तकरीबन ज़्यादा होता था। तो इतने बड़े हाथी थे, और आप देख सकते हैं कि सर्दियों में सर्द इलाकों में रहते हैं, तो इनके जो बाल हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इनकी जिस्म की साख्त भी बिल्कुल ऐसे है। तारीख़ हमें ये बताती है कि ये वूली मैमथ यूरोप से हिजरत करके जा रहे थे अमेरिका, वहाँ पर पहुँचे। अब आप हैरान होंगे कि अलास्का से, रशिया से ही अलास्का कैसे पहुंचे होंगे। तो उस वक्त अलास्का और रशिया के हिस्से आपस में जुड़े हुए थे, खुश्की थी वहां पर। तो साइबेरिया से होते हुए ये हाथी पहुंचे अलास्का, और अलास्का से कनाडा और अमेरिका की तरफ गए। लेकिन यही वो वक्त था जब इनकी एक्सटिंक्शन शुरू हो गई। उस वक्त जब ये हाथी एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, इनकी तादाद लाखों में थी हमारी दुनिया पर। लेकिन जब ये अमेरिका की तरफ आए, कनाडा की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में गर्मी बढ़ रही थी, क्लाइमेट चेंज आ रहा था, और उसके साथ इनको खाने को भी नहीं मिल रहा था, और नई जगह पर आने की वजह से भी इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो हमें एक स्टेट जिसे साउथ डकोटा कहा जाता है अमेरिका की, वहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी कब्रें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ में बड़े बड़े सिंक होल्स थे जिनमें ये ट्रैप हो गए। उनमें से एक कब्र हमें फ़िलहाल मिल चुकी है, और उस कब्र में 60 के करीब हाथियों के, वूली मैमथ के फॉसिल्स मौजूद हैं। ये उस पानी में, उस गहराई में चले जाते थे और फिर बाहर नहीं निकल पाते थे। तो उससे इनका जो बॉडी का पूरा ट्रैप हो जाना, ठंडे इलाके में इनका डिके नहीं होता था। तो आज भी कई जगहों पर हमें इनके फॉसिल में इनका डीएनए मिल जाता है। हालांकि 15,000 से ज़्यादा, बल्कि ये जो वाक़या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 26,000 पहले हो चुका है। लेकिन 26,000 साल के बाद भी हमें इनका डीएनए मिल रहा है। और आपको ऐसी ही एक जगह मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर 60 से ज़्यादा मैमथ के फॉसिल्स मौजूद हैं। इसे एक अजायब घर बना दिया गया है, और इस पर अब बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये हाथी इन मुश्किलात का शिकार थे, तो उस वक्त इंसानों ने अमेरिका का रुख किया तारीख के मुताबिक, और फिर इंसानों ने इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया, क्योंकि एक तो वो इनके दांतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इनके दांतों को जेवर के तौर पे लिया जाता था, और उसके साथ साथ हाथी से हमें और भी बड़े फ़ायदे मिलते थे। हमें फ्यूल भी मिलता था, और हमें गोश्त भी, फूड भी। इसलिए इनका बेदरेग शिकार किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल, क्योंकि ग्रोथ पीरियड इनका बहुत लंबा था, साइकिल बड़ा लंबा था, तो इनकी नस्ल ख़त्म होती गई। तो चलते हैं दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़े बायो इंजीनियरिंग के साइंसदान हैं उनकी तरफ, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़े हैं। इन्हें जॉर्ज चर्च कहा जाता है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जॉर्ज चर्च के बारे में आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में भी आपको बहुत इल्म मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनका एक छोटा सा, क्योंकि ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत सी कंपनियां शुरू की हुई हैं, लेकिन मैं आपको इनकी एक छोटी सी कामयाबी बताता हूं कि इन्होंने अपनी ही एक किताब की 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कॉपियां एक छोटे से पेपर पर सेव कर ली।
जी हाँ, ये उस पेपर को डीएनए ड्राइव कहते हैं। और मैं आपको वो किताब भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किताब कोई छोटी किताब नहीं है। इसमें इमेजेस भी हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी को उन्होंने उसमें सेव किया है, पूरी इस किताब को नहीं, इसकी सॉफ्ट कॉपी को। इसमें डिजिटल इमेजेस भी हैं। इमेज को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और उसके साथ इसका सारा टेक्स्ट भी है। आप उनकी वेबसाइट को भी जाके देख सकते हैं, वाइस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो मैंने आपको यहाँ पर नीचे उनकी वेबसाइट भी दे दी है, उसे जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने डीएनए को एज अ स्टोरेज मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डीएनए में अब बहुत सी इंफॉर्मेशन सेव की जा सकती है, और यही काम इन्होंने इस पेपर पर किया, जहां आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, और इस सर्कल में इनकी किताब की 20 मिलियन 2 करोड़ कॉपियां इस वक्त महफूज हैं। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए जहाँ जहाँ मौजूद है, इस पौधे में भी डीएनए है, तो हम इसमें भी अब डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेरे अंदर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम हर उस चीज़ में डेटा स्टोर कर सकते हैं जहाँ पर डीएनए मौजूद है। लेकिन इनका सबसे बड़ा कारनामा होगा अगर, तो वो ये होगा कि ये वूली मैमथ को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि 2027 में हमारी दुनिया में पहला वूली मैमथ नुमा हाथी चलता फिरता आपको नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम एक ख़त्म हुई स्पीशी को वापस ला रहे हैं, तो हमारी दुनिया में तो 99% स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ये हमें कितना बड़ा, कितना पावरफुल टूल देता है कि हम जिस स्पीशी को चाहें सोचें कि हमने इनको वापस लाना है दुनिया में, क्योंकि ये इनका जो लाइफ का बेसिक यूनिट है डीएनए, वो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दही आपके पास मौजूद है और आपने झाग लगाना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इनका झाग मौजूद है और हमने दूध में रड़का लगाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास डीएनए मौजूद है और हमने लाइफ को वापस लेकर आना है। किन किन जानवरों को पहले मरहले में वापस लाया जाएगा और किन जानवरों को हम फ्यूचर में एक्सटिंक्शन से बचाएंगे इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और फिर ये टेक्नोलॉजी और कौन सी जगह पर इस्तेमाल की जाएगी। आपके लिए बड़ी हैरानकुन वीडियोस होंगी फ्यूचर में, इंसानों के पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज चर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस दुनिया में उन स्पीशीज़ को वापस लाना चाहते हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। उन्हीं स्पीशीज़ में से एक स्पीशी है वोली मैमथ, बहुत बड़े हाथी, बर्फानी हाथी। उन्हें वापस लाने के लिए इन्हें 2027 का इंतज़ार है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं और वोली मैमथ को वापस ला रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर जॉर्ज चर्च के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि इनका जो पहला कारनामा था, जो बड़ा सिग्निफिकेंट कारनामा था, वो 1984 में शुरू हुआ, जब इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक ख़ास किस्म का डायरेक्ट मेथड दिया जिसके ज़रिए हम अपने जीनोमिक मटेरियल को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के अंदर जितना भी जीनोमिक मटेरियल है उसे सीक्वेंस किया जाना था, उसे पढ़ा जाना था। ये प्रोजेक्ट 2003 में पूरा हुआ। इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो को फॉलो किया जाता है और वो प्रोसेस इन्होंने दिया, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस भी बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक भी इसी वीडियो सीरीज से है। तो सबसे पहले अगर मेरा जीनोमिक मटेरियल को आपने एक किताब की शक्ल देनी है और आप पढ़ना चाहते हैं कि मेरे हर सेल के अंदर, मेरी बॉडी में 30 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल हैं, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। वो क्रोमोसोम्स 23 पेयर में मौजूद हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उसमें क्या कोडिंग लिखी गई है, या साइंसदान ये देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उस ब्लड सैंपल पर जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें एनालाइज करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर हमारे पास डीएनए मौजूद है। अगर आप डीएनए के बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिए कि ये एक डबल हेलिक्स, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिस हैं 4। तो 30 ट्रिलियन सेल्स,
हर सेल में एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, बड़े ग्लास से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो वहां आपको डीएनए नजर आ रहा है। डीएनए क्या है? स्ट्रिंग्स हैं, दो धारी स्ट्रिंग्स हैं, और ये स्ट्रिंग्स के अंदर आपको बेसिस नजर आ रही हैं। ये बेसिस आपको वैसे तो बहुत नजर आ रही हैं, लेकिन टोटल 4 किस्म की बेसिस हैं। जो पेयर बनते हैं इन बेसिस से डीएनए में, एक इंसान की बॉडी में वो 6 बिलियन पेयर्स बनते हैं। तो आपको ये एक पेयर नजर आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस तरीके के 6 बिलियन पेयर्स मेरे अंदर मौजूद हैं, जिसमें ये 4 बेसिस ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो डीएनए को डीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, लेकिन मैं टेक्निकल नाम लेना नहीं चाहता। और ये डबल हेलिकल आउटलाइन है हमारे जीनोमिक मटेरियल की। जो 4 बेसिस हैं उनमें एडिनोसिन ए से रिप्रेजेंट होती है, थायमिन टी से रिप्रेजेंट होती है, ग्वानिन जी से, और एडेनाइन। तो हमारे पास 4 बेसिस हैं जिनको ए, टी, जी और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ती है, ए कभी सी के साथ नहीं जुड़ेगी, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ती है, जी कभी टी के साथ नहीं जुड़ेगी। तो मैंने इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट ए टी, ये हमेशा इकट्ठी जुड़ेंगी। गवर्नमेंट कॉलेज क्या है? जी सी। तो जी और सी हमेशा इकट्ठी जुड़ेंगी, आपस में इनका कांटेक्ट नहीं हो सकता। अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये डीएनए में एक मसला है, और उस मसले के जो बज़ाहिर रिजल्ट्स होंगे वो आपकी बॉडी में किसी डिजीज़ के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। तो हमने इंसान की बॉडी से ब्लड सैंपल ले लिया। अब ब्लड सैंपल में ब्लड के सेल्स होते हैं, उनमें भी डीएनए मौजूद होता है। उन सैंपल्स को हमने एक सीक्वेंसर से गुजारा। सीक्वेंसर का काम यह है कि आपके पास एक डबल हेलिकल स्ट्रिंग आ रहा है बहुत बड़ा, और वो हाई फ्रीक्वेंसी उन पर फेंकता है सीक्वेंसर। तो हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि वो जो बड़ा डीएनए का स्ट्रिंग है उसको छोटे स्ट्रिंग्स में तोड़ देता है। अब जो स्ट्रिंग मेरे सामने आएगा उसमें सिर्फ 600 बेसिस होंगी। 600 बेसिस कहाँ पर? हमने कहा था कि 6 बिलियन बेसिस थी, अब 600, ये एक छोटा सा सपोज हमने डीएनए का हिस्सा तोड़ दिया, तो अब इसके अंदर जो बेसिस हैं वो 600 बेसिस हैं। अब जब ये टूटा हुआ मेरे पास एक हिस्सा आएगा, तो उसकी दोनों तरफ गूंद चिपका दी जाएगी, ये टैगिंग कर दी जाएगी, मार्किंग कहते हैं। वो मार्किंग मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, आपको गहरे सब्ज रंग की दिखाई देती है। तो अगर फर्ज के मैंने यहाँ पर लगा दी, गम लगा दी, चिपकने वाली चीज़ लगा दी, तो हम इसको पेट्री डिश में इस तरीके से वर्टिकल लगाते हैं। तो एक डीएनए का सीक्वेंस इधर लगा दिया, या उसका छोटा हिस्सा, दूसरा डीएनए का हिस्सा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से हमने लगा दिया। अब इनमें आपके पास यहाँ पर बेसिस हैं, तो हम यहाँ से इसे स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी बेस है? ए है, जी है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। तो अब हम इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ इन्हें स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो एक जो हिस्सा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ 600 बेसिस के कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम उसको पूरा स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसको साथ साथ लिखते जाते हैं कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है। वही कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, ए टी सी टी, ए जी जी सी, इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्लस्टर्स के। जब हम उनको स्टडी कर लेते हैं तो अब हमें पता चल जाता है, और हम उन्हें कलर कोड भी कर लेते हैं आसानी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो टैगिंग है उसमें यही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा डाटा है जिसे डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ अलग किया गया है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप एक हिस्से को पढ़ रहे हैं डीएनए के, दूसरे हिस्से को, तीसरे हिस्से को, और मैं आपको यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंसर्स हैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी मशीन है जिसमें हम ब्लड सैंपल देते हैं और बाकी काम इसका अपना होता है। तो हम इस तरीके से जब इसको पढ़ लेते हैं, अब इसको पढ़ने की यानी कलरफुल टैगिंग पहले कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इससे ये डाटा रिट्रीव कर देते हैं जो ए टी और जी सी की फॉर्म में होता है। तो उसे हम किसी वर्ड की फाइल में भी लिख सकते हैं, हम उसे किसी एक्सेल की शीट में भी सेव कर सकते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो प्रोग्राम है, वो सारा का सारा एक वर्ड की फाइल पे आ जाएगा। वो फाइल मेरी होगी, आपकी फाइल डिफरेंट होगी, बाकियों की फाइल डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से जितने भी ये पैटर्न्स हैं इनको
हम सिंपल सॉफ्ट कॉपी में ला सकते हैं। अगर आप थोड़े से डॉलर्स खर्च करें तो आप अपना डीएनए सीक्वेंस अब करवा सकते हैं ऑनलाइन, अपने सैंपल्स भिजवा सकते हैं या किसी भी फर्म से। मुझे अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में गए तो आप अपना सीक्वेंस करवा सकते हैं। अच्छा, आपको अपना सीक्वेंस कराने का फ़ायदा क्या होगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी किसी जीन में म्यूटेशन है, यानी आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का एरर है, मसला है, जो कि फ्यूचर में किसी बीमारी का सोर्स बन सकता है, तो आप अभी उसे डिटेक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप उसे डिटेक्ट करवा सकते हैं तो फिर उसका इलाज थेरेपी में होगा, जो कि हम आखिरी वीडियो में इस सीरीज़ की डिस्कस करने जाएंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं 2022 में, क्योंकि 2022 में टेलीमेयर टू टेलीमेयर कंसोर्शियम ने यह ऐलान किया था, T2T कंसोर्शियम, टेलीमेयर टू टेलीमेयर कंसोर्शियम है, उसने ऐलान किया था कि हमने जो बचे कुछ मसले थे डीएनए को रीड करने में, जो 2003 तक काफ़ी हद तक हमने कर लिया था, वो सारा का सारा हमने पूरा कर लिया। और अब इंसान में, एक टिपिकल इंसान में 20,000 जीन्स पाई जाती हैं। अच्छा, जब हमने ये काम शुरू किया था तो हम ये समझते थे कि इंसान में तो बहुत ज़्यादा जीन्स, 1,40,000, 1,20,000 जीन्स होंगी, क्योंकि हम तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पीशी हैं। इसमें तो कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम ज़बरदस्त स्पीशी हैं। लेकिन जब हमने अपना सीक्वेंस पूरा का पूरा उसे रीड कर लिया तो हमें पता चला हमारे अंदर तो सिर्फ 20,000 जीन्स हैं, और हमसे ज़्यादा शायद जीन्स मुर्गी में, केले में और छली में, भुट्टे में है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी, जिसकी वजह पे ये सोचा गया कि नहीं, ये सही नहीं हुआ काम, उसको दोबारा कई मरतबा रिवाइज़ किया गया, लेकिन हर मरतबा हमारे पास यही रिज़ल्ट आए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेथड है, ये जॉर्ज चर्च ने डिस्कवर किया था। तो इन्होंने जीनोमिक सीक्वेंस का डायरेक्ट मेथड, पहले बहुत मुश्किल मेथड होते थे और उससे रिजल्ट नहीं आते थे, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट भी किया, डिस्कवर भी किया, और इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा इनकी बहुत सी और कंपनियां हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाते जाते हैं। इनकी एक कंपनी है एडिटेस, और एडिटेस मेडिसन क्या करती है, जीन थेरेपी करती है, और क्रिस्पर टेक्निक के साथ जीन थेरेपी करती है। क्रिस्पर टेक्निक क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, आखिरी वीडियो में पूरा एक केस स्टडी हम देखेंगे कि किस तरीके से जीन थेरेपी से बच्चों की ज़िंदगियाँ बची। इसी तरीके से इनकी एक और कंपनी है जिसे जेन 9 बायो कहा जाता है, जो कि सिंथेटिक डीएनए बनाती है, यानी मसनूई डीएनए। आपका डीएनए आपकी बॉडी में है, लेकिन उसी का एक वर्जन, उसे रीड करके उसका एक सही वर्जन, सिंथेटिक वर्जन भी हम बना सकते हैं, और बाद में उस सिंथेटिक वर्जन को आपके ओरिजिनल डीएनए की जगह आपकी बॉडी में रिप्लेस भी किया जा सकता है। डॉक्टर चर्च का कहना है कि वो वोली मेहमद को वापस ला रहे हैं, लेकिन डीएनए को कैप्चर करने के लिए, किसी भी जिंदा सेल से डीएनए को कैप्चर करने के लिए, डॉक्टर हेनरिक निकोलस, अगर इनका नाम ना लिया जाए तो बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि ये वो पहले साइंसदान थे, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये काम किया, और इन्होंने जिंदा सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने जो पहली मरतबा डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसकी सीक्वेंसिंग की, वो ग्राउंड स्लॉथ का डीएनए था, और बहुत पुराना एंशियंट डीएनए था, जिन्हें इन्होंने कैप्चर किया और करके उसकी सीक्वेंसिंग की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, थोड़ा सा छुप रहा है कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी इन हैमिल्टन, उनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप इनको सर्च करना चाहते हैं, और आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं और इनके काम को भी देख सकते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं, और हमें अब चाहिए वोली मेहमद की जीन्स। वोली मेहमद की जीन्स मिलना बहुत आसान है, क्योंकि उसके बहुत से फॉसिल्स हमारे पास हैं, और वहाँ से हमें उसका डीएनए और उसकी जीन्स मिल चुकी हैं। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। अब हमने एशियन एलिफेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है वोली मेहमद में। हाँ जी, अब एशियन एलिफेंट्स आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। इनको बचाना है, तो ये डॉक्टर साहब का ख्याल है कि हमें इन्हें वोली मेहमद में वापस लाना पड़ेगा, और वोली मेहमद में वापस लाने के लिए हमें इनमें चेंजेस करनी पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, आप समझते हैं, एक तो उनके दांत बड़े हो जाएंगे, एक उनके साइज़ बड़े हो जाएंगे, एक उनका वज़न बढ़ जाएगा, एक उनके बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, उनके अंदर फैट आ जाएंगे, फैट डालने पड़ेंगे सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि इनको फिर हम रिप्लेस करेंगे आर्कटिक के इलाके में।
वो इतना बड़ा इलाका है जिसमें साइबेरिया भी है, जिसमें अलास्का भी है, जिसमें ग्रीनलैंड भी है। ये वो सारा का सारा इलाका है, कनाडा का भी इलाका है, जहां पर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बर्फानी इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम इनके लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। ये बड़े आराम से वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक हमें सबसे पहले एशियन एलिफेंट्स को लेना है, और फिर उसके बाद जीन थेरेपी के ज़रिए हमें उनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, जितने में चेंज हो सके। वुली मैमथ में एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बन सकेंगे। और फिर हमने उनको छोड़ देना है आर्कटिक में मुख्तलिफ जगह पर, ताकि वो वहाँ पर फ्यूचर में अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ एक तो हमने जीन्स ले ली वुली मैमथ से, लेकिन जो बाकी ऐसे जानवर हैं जो कि आर्कटिक के इलाके में रहते हैं, उनसे भी हम मुख्तलिफ किस्म की जीन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर आर्कटिक में रहने वाले जो बैल हैं उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो हम देखना चाहते हैं कि इनकी जो जीन्स हैं, यानी डीएनए का एक छोटा हिस्सा जीन होती है, और जीन के ज़रिए आप फिजिकल अपनी कोई भी चेंज देख सकते हैं। मतलब मेरी आंखों का जो कलर है वो एक जीन की वजह से ब्लैक है। अगर उस जीन को चेंज कर दिया जाए तो सब्ज़ भी हो सकता है। अगर मेरे बाल इस उम्र में नहीं है तो वही भी एक जीन की वजह से, अगर उस जीन को जाकर स्विच ऑन कर दूं सपोज, तो हो सकता है मेरे बाल वापस आ जाएं। इसलिए अगर हम लंबे बाल चाहते हैं जानवरों के, तो उसकी भी एक जीन होगी। अब वो जीन इनमें भी देखी गई, वो जीन उन जानवरों में देखी जा रही है जो कि वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं। हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीन है जो लंबे बालों की है, और इसी जीन को हमने एशिया के हाथियों में एक्टिवेट करना है, स्विच ऑन करना है उसका। जब हम उसका स्विच ऑन कर लेंगे तो फिर हम बड़े आराम से उसको लेके आ सकेंगे। तो अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि हमने एलिफेंट के सिंथेटिक सेल्स बनाए, और उसके अंदर वुली मैमथ से जो डीएनए लिया गया था, जीन्स ली गई थी, वो इंजेक्ट किए, और देखा कि लैब में वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हम जब लैब में उसे देख रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। लेकिन अब हमें उसे रियल टाइम में लेके जाना था। हमने उसके दांत भी बड़े करने हैं, हमने उसके बाल भी बड़े करने हैं, साइज भी बड़ा करना है, और उसे वायरस से भी रेजिस्टेंस देनी है। तो हमने बहुत से काम करने हैं। 35 ऐसी जीन्स हैं जो कि वुली मैमथ की फ़र्क हैं एशियन एलिफेंट से। तो हमें एशियन एलिमेंट में अगर उसको वुली मैमथ की टोटल कॉपी बनानी, तो वो 35 जीन्स के साथ हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी आ जाएं जो कि वुली मैमथ में भी नहीं थी, तो हमें और ज़्यादा जीन्स के साथ खेलना पड़ेगा। ये काम करने के लिए अब कुछ तरीकों को अडॉप्ट किया जा रहा है। पहला तरीका ये है कि जो वुली मैमथ से हमने सेल लिए हैं, डीएनए लिए हैं, वो डायरेक्टली हम एलिफेंट के अंदर, फीमेल एलिफेंट के अंदर इंजेक्ट करें, उसके एग में इंजेक्ट कर दें। तो अब जो आगे बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बड़े होना शुरू हो जाएंगे, और वो वुली मैमथ जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो ये तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन इस तरीके का एक मसला है, और वो मसला ये है कि एशियन एलिफेंट ऑलरेडी एक ख़त्म होती हुई नस्ल है। अगर हम उस पर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो डायरेक्टली उसके एग के सेल्स को जाकर हिट करता है, और अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो ये स्पीशी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो ऐसे अंडे बनाए जिनमें से हाथी निकले। लैब में ऐसे अंडे बनाए, उसके अंदर वुली मैमथ की जीन्स भी इंजेक्ट की जाएं, और एशियन एलिफेंट की जीन्स भी, एक कम्बिनेशन हो, और उसमें से वुली मैमथ बाहर निकले। लेकिन अभी तक जो रिसर्च देखी है उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हमने किस तरीके से, या हमने इसको सैरोगेट बनाना है, हमने क्लोनिंग करनी है, किस तरीके से हमने वुली मैमथ को वापस लेकर आना है। 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं जिस पर बातचीत हो रही है। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वुली मैमथ जैसे होते जाएंगे, बिल्कुल उनकी कॉपी तो नहीं होगी, लेकिन वो उनके करीब होंगे और सर्द इलाकों में रह सकेंगे। इसके अलावा हम कुछ और जानवरों को भी वापस लाना चाहते हैं। इसमें डोडो एक जानवर है जो कि बहुत बेज़रर सा जानवर है, और ये जानवर अमेरिका में पाया जाता था, 1681 में एक्सटिंक्ट हो गया। बतख की तरह का एक जानवर है, इसको भी वापस लाया जा रहा है। और फिर पैसेंजर पिजन्स को भी वापस लेके आया जा रहा है, जो कि 1914 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। आपको याद है, ये वही कबूतर हैं जो कि पैगाम लेकर जाते थे। तो अब इनको भी हम वापस लेकर आ रहे हैं, और उसके अलावा हम बहुत से और जानवरों को भी वापस ला रहे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और उन जानवरों को सिर्फ उनके
एक्सटिंक्ट किए हुए फॉसल से ही डीएनए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, बल्कि हम उनमें और भी ऐसी खूबियां डाल रहे हैं जो कि उनके एक्सटिंक्टेड माँ बाप में मौजूद नहीं थी। दुनिया में जो बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड दो बहुत बड़े तजर्बे हो रहे हैं, उनमें एक तजर्बा तो वूली मैमथ को दुनिया में वापस लाना है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम दूसरे तजर्बे की तरफ जाते हैं जो कि एक जजीरे पर किया जा रहा है, और ये तजर्बा एक बहुत बड़ा तजर्बा है। अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो आप देखेंगे कि इसके असरात सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक ज़माना था, हम होटल में जाते थे, मेन्यू कार्ड सामने आता और हम ऑर्डर कर देते। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाएं जहां पर जीन थेरेपी लिखा हो और उस दुकान के अंदर आपको भी एक मेन्यू कार्ड दिया जाए कि अब आप अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आंखों के कलर को चेंज कर सकते हैं, बालों को चेंज कर सकते हैं, आप अपने चलने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा मेन्यू कार्ड कैसा लगेगा? बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्लेनेट में स्पीशीज़ और इंसानों को, खैर इंसान भी स्पीशी ही है, को बदलने के लिए अब बायो इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है। और इसमें एक साइंसदान जिनका नाम है डॉक्टर केविन एस्वर्ड, वो दुनिया के लीडिंग साइंसदानों में से एक हैं। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MIT मीडिया लैब में। देखने में छोटी उम्र के लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मार्थास वाइनयार्ड। ये मैसेचुसेट्स जो इलाका है उसका एक आइलैंड है, याद रखना है आपने कि ये जजीरा है, और इस जजीरे पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है और किया जा रहा है। इस वक्त इसके रिजल्ट्स नहीं है लेकिन किया जा रहा है। इस जजीरे को अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। मैंने इसकी जितनी तस्वीरें देखी हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, तो अब मेरा अपना भी जहन है कि मुस्तकबिल में जब इसमें एक बहुत बड़े मसले पर काबू पा लिया गया तो इससे विज़िट किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर टूरिज़्म बहुत है, बहुत से लोग आते हैं दुनिया से और इस जजीरे को विज़िट करते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि इस जजीरे में जहाँ ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है, आपको ग्रीनरी नज़र आती है, आपको साफ़ आबो हवा नज़र आती है, वहीं इस जजीरे के नीचे एक अफरियत भी छुपा हुआ है, और वो अफरियत एक बीमारी की सूरत में छुपा हुआ है, और इस बीमारी का नाम है लाइम। मैं आपको यहाँ पर इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखा रहा हूँ। तो लाइम बीमारी जब आपको होने लगेगी तो आपकी स्किन पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, और ये काम होता है अमूमन बहार और गर्मियों में। तो तकरीबन आप समझ लें कि फरवरी से लेके और मई के बीच में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के रैशेस पड़ती हैं, और जब लोग उसे देखते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। एक सर्कल की फॉर्म में बड़ी बड़ी रैशेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ये होती क्यों है? अब हम जान चुके हैं कि ये एक ख़ास किस्म के कीड़े के काटने से होती है, जिसे वैसे तो हम पंजाबी में चिचड़ कहते हैं, इंग्लिश में टिक कहते हैं, और उर्दू में खटमल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने पंजाबी का वर्ड तो ठीक ही बोला है, लेकिन उर्दू का जो वर्ड है इस पर मुझे थोड़ा सा शक है कि इस खटमल इसे ही कहते हैं, इसलिए मैं टिक का वर्ड यूज़ करूँगा या चिचड़ का वर्ड यूज़ करूँगा। तो जब ये टिक हमें काटती है उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, रैशेस हो जाते हैं, डॉक्टर अमूमन एंटीबायोटिक्स देते हैं, बुखार हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ भी दी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, फटीग भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन ये बीमारी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये आपके दिल को ब्लॉक भी कर सकती है। आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीटिंग कम हो सकती है, वो 20 से 30 टाइम्स पर मिनट बीट करना शुरू कर देता है, तो जानलेवा साबित भी हो सकती है। इसीलिए जहाँ पर इस किस्म की टिक्स मौजूद होती हैं जो कि इस बीमारी को स्प्रेड कर सकती हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान से जाइए। खटमल तो हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हमारे खटमल के काटने से इस किस्म की बीमारी नहीं होती जो कि इस जजीरे पर हमें नज़र आई। अब एक साइंसदान होने के नाते केविन के दिल में ये बात तो थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
क्योंकि उसने ये ठानी हुई थी कि उसने यूएस से लाइम डिजीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन लाइम डिजीज़ आ कहाँ से रही है? इसके लिए पहला स्टेप ये था कि हम उन टिक्स को पकड़ लें। और टिक्स को पकड़ने के लिए बड़ा सिंपल सा काम किया जाता है। एक फर से बना हुआ कपड़ा, उसे जंगल में लेकर ग्रास के ऊपर से, झाड़ियों के ऊपर से उसे गुजारा जाता है। तो टिक की ये खासियत है कि जहाँ पर इसको फर नज़र आती है तो ये समझती है कि कोई जानवर है, कोई खाल है। ये फ़ौरन अपने पंजे या छोटे छोटे जो पाँव हैं उसके अंदर घुसा लेती है और उस पर इन्वेड करती है। तो अब हमने, आप यहाँ पर एक तस्वीर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कपड़े को जंगल में फहराया गया और उसके बाद देखा गया तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सी टिक्स हैं। उन टिक्स को जब लैब में लेके गए और जाकर मुआयना किया तो कुछ टिक्स में हमें लाइम बैक्टीरिया मिला और कुछ में नहीं मिला। हैरानी वाली बात ये थी कि हम तो ये समझ रहे थे कि सब में ही लाइम बैक्टीरिया होगा, ये तो बिल्टन टिक्स में एक इन्फेक्शन है जो मौजूद है, जो उससे तो कुछ नहीं कहती लेकिन इंसानों को कहती है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि ये इन्फेक्शन या ये बैक्टीरिया टिक्स कहीं से हासिल करती है। जब मज़ीद इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि टिक्स चूहों का खून चूसती हैं, और जब वो चूहों का खून चूसती हैं और एक ख़ास किस्म का चूहा जिसे वाइट फुट रैट कहा जाता है, उसकी खून के अंदर लाइम बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो जो टिक्स इस चूहे के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनके अंदर भी लाइम बैक्टीरिया आ जाता है। वो फिर जाकर जब इंसान पर अटैक करती हैं, उसको काटती हैं, तो इंसान के अंदर असल में चूहों से ये बैक्टीरिया आ रहा होता है। टिक्स इसके साथ साथ हिरनों को भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और उनके अंदर तो उनके घर ही बने होते हैं, तो वो हिरनों को भी काटती हैं। लेकिन ये बीमारी, ये इन्फेक्शन इंसान को तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, हिरन को कुछ नहीं कहती। तो ये भी एक स्टडी का मौजू है कि हिरन के पास ऐसी क्या एंटीडोट है जिसकी वजह से ये बीमारी उसे कुछ नहीं कहती। एक हिरन पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि तकरीबन एक हिरन पर 10 लाख से ज़्यादा टिक्स हो सकती हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा टिक्स एक हिरन पर हो सकती हैं। इसका मतलब यह कि हिरन तो चलता फिरता टिक्स का, चिचड़ों का घर है, और अगर इतने ज़्यादा टिक्स उसको चिमटे हुए हैं तो वहाँ पर तो हिरन के अंदर इस बीमारी की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो इन्फेक्शन वहाँ पर मिली नहीं। लेकिन मार्था वाइनयार्ड में 40% से ज़्यादा लोगों को लाइम डिजीज़ हो चुकी है और इसके रेट्स अब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इसी डिजीज़ की नहीं बल्कि एक और डिजीज़ जिसे नैनटैकेट कहा जाता है, फीवर, ये भी एक फीवर है, ये भी इसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसके साथ साथ 4 और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ हैं जो सिर्फ टिक के काटने से होती हैं। इसमें मलेरिया की तरह की भी एक डिजीज़ है जिससे लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग मरे भी हैं वहाँ पर। तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। लाइम जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी भी डिजीज़ वहाँ पर फैल रही हैं, तो लोग बहुत घबरा गए हैं। वो बाहर नहीं जाते, जंगलों की तरफ नहीं जाते, टूरिस्ट आते नहीं हैं। पूरा का पूरा कल्चर इस आइलैंड का तबाह होता जा रहा है। और इस वजह से इस आइलैंड की कम्युनिटी ने इनवाइट किया है एक साइंटिस्ट को, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, केविन एजवेल्ट। और केविन एजवेल्ट ने सोचा है कि वो चूहे के जीनोम को बदल लेंगे और कुछ इस तरीके से बदलेंगे कि वो चूहा इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो सके, रेजिलिएंट हो जाए। तो जब ये बैक्टीरिया, लाइम बैक्टीरिया आकर उसे इन्फेक्ट करे तो चूहा बिल्कुल इन्फेक्ट ना करे और उसकी वजह से जो टिक उस पर आके बैठे तो वो भी इन्फेक्ट ना हो और वो आगे आकर इंसानों को इन्फेक्ट ना कर सके। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो अमूमन बैक्टीरिया खुद यूज़ करता है और हमने बैक्टीरिया से ये टेक्नोलॉजी सीखी है। तो बैक्टीरिया के पास जितने भी वायरस उस पर अटैक करते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, उसकी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड होता है उनके आरएनए का। अब जब एक वायरस दोबारा आके बैक्टीरिया पर हमला करता है और अपना आरएनए उसके अंदर इंजेक्ट करता है, अपना जीनोमिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो फ़ौरन बैक्टीरिया उसके जीनोमिक मटेरियल को लेकर अपनी लाइब्रेरी से चेक करता है कि क्या मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। और अगर उसे रिकॉर्ड कहीं नज़र आ जाता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मेरे ऊपर अटैक है, ये दोस्ताना आरएनए तो नहीं है।
तो अब बैक्टीरिया फ़ौरन उस जीनोमिक मटेरियल को, वो जो रिकॉर्ड के साथ मैच हुआ, उसे काट देता है ताकि उस पर इफेक्ट ना कर सके। इस चीज़ को काटने के लिए, इस जीनोमिक मटेरियल को, उसके हिस्से को काटने के लिए, तो पहला काम किया हमने आइडेंटिफाई किया, रिकग्नाइज किया। दूसरा काम क्या किया हमने, उसे कट कर दिया। इसके लिए एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे Cas9 कहा जाता है, CS9 कहा जाता है। और CS9 के ज़रिए वो उसे काटता है और अपना बचाव करता है। तो अब हमने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना है और चूहों को हमने एक लाइब्रेरी देनी है कि इस लाइब्रेरी के मिलती जुलती अगर आप पर कोई भी बीमारी, कोई भी जीनोमिक मटेरियल अटैक करें तो आपने उसे क्रिस्पर के ज़रिए काटना है और उसे काट कर अपने जीनोमिक मटेरियल को महफूज रखना है। इसके लिए डॉक्टर साहब अब चूहों के साथ एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसको हम अगली वीडियो पर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम ये काम तमाम चूहों में कर सकते हैं और इसके आउटकम क्या पॉजिटिव होंगे या इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।